Okay, so let's start. In the last class we discussed about the Hershey chase experiment. Yes or no? In the Hershey chase experiment it was proved that DNA was the genetic material. हाँ या ना? ठीक है ना? Hershey chase proved that DNA is the genetic material. इसके पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ग्रिफ्थ के बाद एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मैकार्टी. लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया? हर्शी एंड चेज. तो ये तो प्रूफ हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. हाँ या ना? ये तो प्रूफ है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, गिव द हेडिंग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. गिव द हेडिंग सेमी कंजर्वेटिव model of DNA replication. Okay, semi conservative model of DNA replication. ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA replication. Okay, now what does it mean? We all know that DNA is a double-stranded structure. Yes or no? DNA is a double-stranded structure and both the strand remain coiled. हाँ या ना? Both the strand remain coiled like this. Yes or no? Now, when I am talking about DNA replication, I mean that DNA का जो काउंट है वो डबल हो जाएगा. तो अगर दो स्ट्रैंड है तो दो स्ट्रैंड से 4 बनेगा, है ना? और ये जो रेप्लिकेशन होगा वो हमेशा 2 to the power n स्पीड में होगा. हाँ या ना? 2 to the power 1 2 2 4 3 ऐसे करके होगा. तो अगर मुझे डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो पहले मुझे डीएनए को अनवाइंड करना पड़ेगा. जो अभी वाइंडिंग हो चुका है उसको अनवाइंड करना पड़ेगा. तो जब अनवाइंड करेंगे तो ऐसे करके 2 स्ट्रैंड निकलेगा और इसके बाद इस 2 स्ट्रैंड से नया डीएनए बनेगा. समझ में आ रहा है ना बात? ना ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इस डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल है, इस मॉडल का नाम दिया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स सम पेरेंटल स्ट्रैंड विल रिमेन एंड सम न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म्ड. क्या बोला? सम पेरेंटल स्ट्रैंड विल रिमेन एंड सम न्यू स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. कुछ पहले वाला रहेगा, कुछ नया फॉर्म होगा. ठीक है. नाउ ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज मेसेल्सन एंड स्टाल. क्या नाम है साइंटिस्ट का? मेसेल्सन एंड स्टाल. पहले हम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इसके बाद एनसीईआरटी के रट्टा देख लेंगे. ठीक है. सो द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज मेसेल्सन एंड स्टाल. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है. अब मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया? मेसेल्सन एंड स्टाल ग्रोन ई कोलाई. ठीक है. मेसेल्सन एंड स्टाल ग्रोन ई कोलाई. अब मेसेल्सन एंड स्टाल जो ई कोलाई को ग्रो किया, वो ई कोलाई को ग्रो किया एक मीडियम में, एमोनियम क्लोराइड के मीडियम में. कैसे मीडियम में? NH4Cl एमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ई कोलाई को ग्रो किया. लेकिन एमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है, दैट नाइट्रोजन इज N15 वाला आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. कैसा नाइट्रोजन में ग्रो किया? N15 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन में ग्रो किया. ठीक है. सो N15 आइसोटोप ऑफ एमोनियम क्लोराइड क्या था? मीडियम था. इस मीडियम में क्या किया? ई कोलाई को ग्रो किया
जब ई कोलाई एक स्पेसिफिक मीडियम में ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली ये ई कोलाई क्या करेगा, डिवाइड करेगा, हाँ या ना, अल्टीमेटली ई कोलाई क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सही बोला ना मैंने। तो एमोनियम क्लोराइड N15 वाले मीडियम पे ई कोलाई को ग्रो किया और बाय एक्सट्रैक्टिंग द नरिशमेंट ई कोलाई ने क्या किया, ग्रो किया, डिवाइड किया। इसके बाद जब ई कोलाई डिवाइड करेगा, N15 वाला जो आइसोटोप है ना वो नॉर्मल आइसोटोप नहीं है, वो हेवी आइसोटोप है। N14 इज द नॉर्मल आइसोटोप, N15 इज द हेवियर आइसोटोप। तो नॉर्मल, तो ये वाले जो डीएनए N15 वाले मीडियम पे अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उसके अंदर जो डीएनए होगा वो भी N15 वाले मीडियम में होगा, तो हेवियर आइसोटोप वाले डीएनए फॉर्म होगा ना उसके बॉडी में। तो नॉर्मल डीएनए से हेवी वाले डीएनए को तो सेपरेट भी करना होगा, तो सेपरेट करने के लिए ग्रेडियंट चाहिए। सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए, एक ग्रेडियंट चाहिए। अब इसको हम बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट, और ये डेंसिटी ग्रेडियंट इज प्रोवाइड बाय सीजियम क्लोराइड। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड बाय सीजियम क्लोराइड। ठीक है, टू सेपरेट आउट द हेवियर आइसोटोप फ्रॉम द लाइटर आइसोटोप देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए डेंसिटी ग्रेडियंट, है या ना, एंड दैट डेंसिटी ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड बाय cesium chloride, right? While I'm saying something, you should write simultaneously. ठीक है? So that heavier isotope from the normal isotope of the DNA, nitrogen isotope, Kishore, है ना? So there is requirement of a gradient, और वो gradient क्या है? cesium chloride. Yes or no? From the normal isotope N14 there is requirement of a gradient, and this density gradient is provided by cesium chloride. ठीक है ना, this density gradient is provided by cesium chloride. ठीक है, written ना, understood? लिख लिया? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इधर देखो, तो मैंने क्या बोला, साइंटिस्ट ने ई कोलाई को ग्रो किया था, है ना, कौन से मीडियम पे ग्रो किया था, N15 वाला एमोनियम क्लोराइड मीडियम पे ग्रो किया था। अगर N15 वाला एमोनियम क्लोराइड मीडियम पे ई कोलाई को ग्रो करेगा, तो ई कोलाई में डीएनए है, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड है, तो उसके अंदर 2 स्ट्रैंड होगा, और दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेसिस होगा वो किस आइसोटोप का बना होगा, N15 का बना होगा। सही बोला मैंने? तो किस आइसोटोप का बना होगा, N15 आइसोटोप का 2 डीएनए स्ट्रैंड विल बी फॉर्म्ड। क्लियर अप टू दिस मच? इसके बाद ई कोलाई एक बार डिवीजन करने में 20 मिनट लगता है। ई कोलाई का एक बार डिवीजन करने में, एक सीरीज ऑफ डिवीजन करने में इट टेक्स 20 मिनट्स। सो 20 मिनट के बाद इस ई कोलाई को फिर से और एक मीडियम में प्लेस किया गया। कौन से मीडियम में? एमोनियम क्लोराइड के ही मीडियम पे, लेकिन नॉर्मल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N14 वाले आइसोटोप में बैक्टीरिया को ग्रो किया गया। समझ में आया बात? तो पहले मेरे पास 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए था, अब इस 2 स्ट्रैंड रेप्लिकेट कर रहा है। डीएनए का क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन मीडियम भी सेम है, सिर्फ आइसोटोप अलग है। ये सुनो, जब 20 मिनट के बाद ये डीएनए रेप्लिकेट किया, क्या बोला मैंने? जब 20 मिनट के बाद ये डीएनए रेप्लिकेट किया तो रिज़ल्ट कुछ अलग था। रिज़ल्ट क्या था? ये वाला क्या था? N15, ये वाला भी क्या था? N15। मैंने क्या बोला था? जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा इधर से एक स्ट्रैंड बनेगा, इधर से और एक स्ट्रैंड बनेगा। तो क्या हुआ, इधर ये था पेरेंटल स्ट्रैंड, ये भी क्या था? पेरेंटल स्ट्रैंड। ये दोनों क्या बन गया? न्यू स्ट्रैंड।
और जो न्यू स्ट्रैंड बना वो किस आइसोटोप में बनेगा, N14 वाले आइसोटोप में बनेगा। तो ये क्या है, N14। ये सुन, ये भी क्या होगा, N14। समझ में आया ना। तो ये जो दो नया डीएनए स्ट्रैंड बना, ये दो नया डीएनए स्ट्रैंड किस आइसोटोप का बना होगा, N14 आइसोटोप ऑफ डीएनए। ये सुनो, दिस टू डीएनए स्ट्रैंड विल बी N14 आइसोटोप ऑफ डीएनए। क्लियर ना बात, ओके। नाउ अब इधर देखो, नाउ अब इधर हमने देखा कि एक बार मीन्स इन वन टर्न ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज कंप्लीट। पहले 2 डीएनए था, अब 4 डीएनए स्ट्रैंड है। अब ये जो 4 डीएनए स्ट्रैंड है उसको भी अगेन 20 मिनट के बाद ये फिर से रेप्लिकेट करेगा। ये सुनो, अगर मैं 20 मिनट टाइम दे दूंगा, 20 मिनट में एक बार रेप्लिकेट होता है, तो फिर से अगर मैं 20 मिनट बाद देखूंगा और मैं कुछ मीडियम दे दूंगा तो ये फिर से क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। हाँ या ना, फिर से क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। अब भी मैंने क्या दिया, मीडियम दिया। कौन सा मीडियम दिया, एमोनियम क्लोराइड वाला मीडियम दिया, लेकिन आइसोटोप क्या था, नॉर्मल आइसोटोप, दैट इज N14 आइसोटोप। अब इधर देखो, ये 2 क्या था, पेरेंटल स्ट्रैंड। अब इधर देखो, ये 2 हमारा क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड। इसके बाद सेकेंड वाला स्ट्रैंड कौन था, ये 2 था ना, सेकेंड वाला स्ट्रैंड। इसका मतलब ये 2 क्या है, सेकेंड वाला स्ट्रैंड। हाँ या ना, सही बोला ना मैंने। अब इधर देखो क्या हुआ, सो ये 2, व्हाट आर दिस टू, दिस टू आर द, ये 2 क्या है, नया वाला जो स्ट्रैंड है ना। अब इस स्ट्रैंड से कितने बार क्या बनेगा, 2 बनेगा, और इस स्ट्रैंड से क्या बनेगा, 2 बनेगा। सही बोला ना मैंने। तो देखो क्या था, 4 था, 4 से कितना हो गया, अभी 4 से कितना हो गया, अब 8 हो गया। तो इधर देखो, ये 2 बन गया और ये 2 भी बन गया। अब मुझे ये बताओ, इसका मीडियम क्या था, N14 वाला मीडियम था। अगर N14 वाला मीडियम होगा तो ये जो 2 है, ये क्या है, N15, ये क्या है, N15, ये भी क्या है, N15। हाँ या ना। इसके बाद ये 2 क्या है, N14, ये 2 क्या है, N14, ये भी क्या होगा, 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 N14 वाला आइसोटोप। सही बोला ना मैंने ना, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ना। नाउ इफ यू कम टू द डेंसिटी ग्रेडियंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सीजियम क्लोराइड, ये है सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट व्हिच सेपरेट आउट द हेवियर डीएनए फ्रॉम द लाइटर डीएनए। तो तुम इधर क्या देखोगे, ध्यान से देखो, पहले वाला, इस वाले डेंसिटी ग्रेडियंट पे यू कैन सी, जितना राइट में जाओगे उतना ज़्यादा हेवी होता जाएगा, जितना मिडिल में रहेगा हाइब्रिड होगा, इधर रहेगा तो लाइट होगा। तो अगर ये देखो, इधर जो ग्रेडियंट फॉर्म हुआ वो ग्रेडियंट हेवी डायरेक्शन पे फॉर्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 डीएनए स्ट्रैंड है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड N15 वाला है, तो इधर ग्रेडियंट कहाँ है, ग्रेडियंट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये हेवी है या लाइट है, हेवियर डीएनए स्ट्रैंड है। इसके बाद सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड वाले में देखो क्या है, सेकेंड वाले में देखो, एक N15 N14, N15 N14 टुगेदर, मतलब एक हेवी एक लाइट, एक हेवी एक लाइट, मीन्स 50% ऑफ डीएनए स्ट्रैंड आर पेरेंटल, 50% आर न्यू। तो ये क्या बना, देखो बीच में है, तो ये क्या है, हाइब्रिड। ये क्या है, हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड है। अब 20 मिनट बाद वाले में देखो, 20 वाले बाद बने हुए देखो क्या है, इधर देखो क्या है, N15, इधर देखो N15 N14, इधर देखो N14 N14, N14 N14 और N14 N15। मतलब क्या है, 2 क्या बन रहा है, 2 हाइब्रिड बन रहा है और 2 क्या बन रहा है, लाइट बन रहा है। तो इधर क्या है, 2 हाइब्रिड है और 2 क्या है, लाइट स्ट्रैंड है। समझ में आ रहा है ना बात। मतलब जितना भी तुम डीएनए को रेप्लिकेट कर लो, एक ना एक तो ये वाला रहेगा। समझ में आया ना बात। एकदम जो इनिशियल वाला था वो कभी छूटेगा ही नहीं, वो तो हमेशा रहेगा। दैट टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें पुराना भी इज स्टेइंग बट द न्यू स्ट्रैंड इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली कमिंग। ये सुनो, एकदम पूरा न्यू नहीं हो जाएगा और पूरा पेरेंटल भी नहीं रहेगा। समझ में आया ना। दिस मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंड दिस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन was proposed by Michelson and Stahl. Yes or no?
समझ में आया ना बात? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? তোদের তো এক্সামটা কালকে না? ইউ হ্যাভ द एग्जाम टुमारो, কালকে और स्कूल बस है ना? टाइम को टाको लेकिन कल एग्जाम नहीं होगा। ওই লোক তুমি कुछ टाइम टाइम दे देता আজকে रोज করে দিন স্যার আপনি কেমিস্ট্রি সব দিয়ে ए चुप। বলে দেবো ডেটটা। অনেকে ফোন করে বলছে স্কুলে খাতা দেখাবে, কি হবে কি না, কি বলছে। सो दैट्स फ्राइडे में करते, मैं बोल दूंगा आज रात तक। वाह वेरी गुड। हाँ हाँ नेक्स्ट आफ्टर नीट। हाँ थर्सडे तो क्लास था क्या हमारे? ना ना रिपीट है वो सामने मशीन के और बोलते हैं ओके डन ना, हो गया रिटन। नाउ लेट्स स्टडी अ लिटिल बिट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है ना? एनसीईआरटी पढ़ना भी तो ज़रूरी है। ये डेंसिटी ग्रेडियंट है भाई सीजियम क्लोराइड। इसमें देखो इधर दोनों स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, दो हेवियर आइसोटोप है इसलिए इट इज़ हेवी, है ना? ये देखो एकदम राइट में शिफ्ट है ना, दो स्ट्रैंड है, दोनों हेवी आइसोटोप है तो इट इज़ हेवी। इसमें देखो दो स्ट्रैंड है, दोनों क्या है N15 14 15 14, मतलब दोनों हाइब्रिड। इसमें देखो दो हाइब्रिड है और दो क्या है लाइट है, तो ये दो लाइट दो हाइब्रिड। दो लाइट है ना, देखो N14 N14 लाइट, N14 N14 लाइट, N15 N14 हाइब्रिड। ये इधर भी N15 N14 हाइब्रिड। ये सुनो, तो दो हाइब्रिड दो लाइट। समझ में आया बात? क्लियर ना? So this is about the Michelson and Stahl's experiment, which is also called as semi-conservative model of DNA replication, ठीक है ना? Now let's study NCERT, ठीक है ना? NCERT भी तो पढ़ना है। Okay, now look at this. It is now proven that DNA replicates semi-conservatively, है ना? It was shown first in E. coli and subsequently in higher organisms such as plant and human. Michelson and Stahl performed the experiment in 1958. ऐड करो कॉपी में। Michelson and Stahl performed the experiment in 1958. So add 1958 in your copy. अब इधर देखो, they grew E. coli in a medium containing N15 NH4Cl. N15 क्या है? Heavy isotope of nitrogen, as the only nitrogen source for minigenization. The result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogenous containing compound. This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride density gradient. Yes or no? N15 is not a radioactive isotope, है ना? N15 मैंने कभी radioactive बोला क्या? नहीं बोला। N15 is not a radioactive isotope. Yes or no? And it can be separated from N14 only based on density gradient. इसके बाद then they transferred the cell into a medium with normal N14 NH4Cl, है ना? And took samples at various definite time interval as the cell multiply and extracted the DNA that remain as double stranded helices.
Okay, the various samples are separated independently on cesium chloride gradient to measure the densities of the DNA. ठीक है, अब इधर देखो, इसके बाद देखो, इधर 20 मिनट दिया, देखो 20 मिनट, इसके बाद इधर भी देखो, ठीक है ना, सेम था। अब देखो 40 মিনিট তাই না हाँ মানে বুঝি মানে এটাই তো 20, এটা 40 হয়েছে মানে আরও 20 মিনিট পরে আর কি, ঠিক না। अब इधर देखो, thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N14 to N15 to N14 medium, that is after 20 मिनट। अब ये ऐड करो, ये लिखा ना E. coli divides in 20 मिनट, रिटर्न ना जो मैंने बोला था। अब DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 मिनट, after 40 मिनट from the total time, 2 generation was composed of equal amount of this hybrid DNA and of light DNA। ये सुनो ना, बस इतना ही। और देयर इज वन मोर थिंग, ऑल ऑफ यू रिटन आफ्टर दिस मच, हो गया ना। अब इधर देखो, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मेसेल्सन एंड स्टाल जैसा एक्सपेरिमेंट किया था, सेम एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय अनदर साइंटिस्ट। क्या बोला मैंने, जो एक्सपेरिमेंट मेसेल्सन एंड स्टाल ने किया, सेम एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय अनदर साइंटिस्ट, और वो साइंटिस्ट का नाम था टेलर। क्या नाम था इस साइंटिस्ट का, टेलर। ये सुनो, क्या नाम था इस साइंटिस्ट का, टेलर। नो, टेलर ने भी वो एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन टेलर परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन सेपरेट मीडियम। कहाँ एक्सपेरिमेंट किया था, इन द रूट टिप ऑफ विशिया फावा, ठीक है, इन द रूट टिप ऑफ विशिया फावा। समझ में आया। मेसेल्सन एंड स्टाल ने कहा किया था, ई कोला है কি বলেছিস, কি দেখবো, কি দেখবো, আরে দেখাতে বলেছি, কি দেখাবো, বিশিয়া ফাবা দেখাবো, দেখে কি করবি, এই মেথড তো বলি না কোনো দরকার তো নেই দেখার, ঠিক না, বাইরে দেখতে বাইরেতে গিয়েও দেখতে হতো না, দেখতে হতো না, শেষ। বিশিয়া ফাবা মনে কর, বিশিয়া ফাবা, বিশিয়া ফাবা কি, যে কোনো একটা প্ল্যান্ট দিব, প্ল্যান্ট, শেষ। রুট টিপ আছে মানে কি, প্ল্যান্ট নেই নেমেল, बस শেষ, है ना। जान के क्या फ़ायदा, अरे এটা তো রেকর্ড হতে, রেকর্ড হওয়াটা উচিত আসলো না, ঠিক না। ये विशिया फावा क्या है, विशिया फावा इज द प्लांट, रूट टिप है मतलब प्लांट है, ये ठीक। सो टेलर ने कहा एक्सपेरिमेंट किया था इन द रूट टिप ऑफ विशिया फावा। ये सुनो, और इधर क्या आइडेंटिफाई किया था, डीएनए और क्रोमोसोम, है ना। डीएनए और क्रोमोसोम में जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन वो नाइट्रोजन का हेवियर आइसोटोप नहीं लिया था और एमोनियम क्लोराइड में एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, है ना। ही टेकन थाइमिडीन, क्या लिया था, थाइमिडीन विथ हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिया था, थाइमिडीन विथ हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। फिर से बोल रहा हूँ, मेसेल्सन एंड स्टाल का कौन, ये क्या ही फायदा, जो भी हो जाए, अगर कुछ भी नहीं है तो भी क्या है, क्या, ठीक है ना। सो मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन ई कोलाई। मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट एमोनियम क्लोराइड में किया था, N15 N14 आइसोटोप, है ना। और अल्टीमेट कंक्लूजन क्या दिया कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में होता है। सेम एक्सपेरिमेंट किसने किया, टेलर ने किया। ये सुनो, बेसिस क्या था, डीएनए एंड क्रोमोसोम, कहाँ किया, रूट टिप ऑफ विशिया फावा, है ना। आइसोटोप क्या लिया था, थाइमिडीन विथ हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। थाइमिडीन विथ H3 माने हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या लिया था, थाइमिडीन विथ हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया बात। ऑल ऑफ यू रिटन अप टू दिस मच। উইথ এটা হচ্ছে উইথ এর সিম্বল, উইথ ইজ রিটেন লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে উইথ का सिंबल, উইথ ইজ রিটেন লাইক দ্যাট, ठीक है। উইথ का सिंबल मेडिकले गेले पाबি, ठीक है। हाँ, विथ WITH, वीड नहीं, अरे विथ। हाँ बोला था ना, याद कहाँ रहता है, पढ़ाई तो नहीं करते, नहीं बताया मैंने, बोला तो था श्योर। शोहम ने बोला था मतलब तो बोला था, है ना। हाँ क्या हुआ,
मतलब याद कैसे आता मेरे को? क्या याद कैसे और फिर भाभी लोग खाए थे। ये नींद से अभी उठा है ना? हाँ, सही है, अभी नीचे नहीं, पापा से पास कर। हाँ ठीक है ना। तो थाइमिडीन विथ हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सही ना? हो गया। सो दिस इज अबाउट द मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट, राइट? नाउ हम और थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसके बाद आएंगे मेन पार्ट में, ठीक है? अब थोड़ा और एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी कोई नहीं, नहीं। हाँ, अब फिर से देखो इधर। नाउ हियर दे हैड टोल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक है? दीज आर द थिंग दैट यू ऑलरेडी नो, हम सबको पता है, ठीक है? फिर भी देखते हैं, एनसीईआरटी ने बोला है तो बहुत सोच समझ के बोला होगा, ठीक है ना? ना हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बाद इट वॉज प्रूवन दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक? However, it subsequently became clear that in some viruses RNA is the genetic material, है ना? In most of the viruses actually RNA is the genetic material, right? In those viruses that are pathogenic, that cause more diseases, all of them have RNA. COVID-19 RNA, pox RNA, yes or no? Example, tobacco mosaic virus in plant, bacteriophage, yes or no? QB bacteriophage. अब इधर देखो, अब इधर देखो। Now look at this. Whereas RNA perform dynamic function of messenger and adapter has to be found from differences between chemical structure of two nucleic acid. अब इधर देखो, a molecule that can act as genetic material must fulfill the following criteria. अब नीट में क्या करेगा? इस 4 क्राइटेरिया के साथ और 3 ऐड करेगा, ठीक है? इसके बाद बोलेगा सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू, 1 2 2 3 3 4 1 2 3, ऐसे करके तुम्हारा टाइम खराब करेगा, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू नो, यू हैव टू नो कि ये 4 क्राइटेरिया है क्या। फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, डीएनए भी रेप्लिकेट करता है, आरएनए कैन ऑल्सो रेप्लिकेट, यस और नो? तो डीएनए भी रेप्लिकेट करता है, आरएनए भी रेप्लिकेट करता है। तो एक जेनेटिक मटेरियल का फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, ये सुनो। रेप्लिकेट माने के सुषमा है, ये सुनो। अब देखो सेकेंड क्राइटेरिया, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अब डीएनए और आरएनए के बीच में डीएनए इज मोर स्टेबल। क्यों डीएनए मोर स्टेबल है? डीएनए क्यों मोर स्टेबल है? वायलेंस करा उचित ना। तो डीएनए क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि सेकेंड कार्बन में OH ग्रुप है या नहीं है? ना तकलीफ है ना केमने आसे ना कोई भी आसे। तो सेकेंड कार्बन में OH ग्रुप है या नहीं है? नहीं है, मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ज़्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव? कम रिएक्टिव। कम रिएक्टिव मतलब ज़्यादा वेरिएशन, ये सुन लो। हाँ ठीक है ना? तो कम रिएक्टिव मतलब कम वेरिएशन, कम म्यूटेशन, हाँ या ना? दैट मीन्स डीएनए इज मोर स्टेबल। डीएनए में म्यूटेशन कम होता है, आरएनए में म्यूटेशन ज़्यादा होता है। थर्ड, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। ये सुनो ना, दुनिया में ना 2 टाइप का इवोल्यूशन है, ठीक है? एक है स्लो इवोल्यूशन, जिसमें स्लो थोड़ा कुछ म्यूटेट होता है। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, जिसके बारे में डार्विन ने बात किया था। ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट ना चार्ल्स डार्विन? ये सुनो, अब तो इंडिया में डार्विन को भी पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग डार्विन। डार्विन का चैप्टर भी रिमूव हो रहा है एनसीईआरटी से। इसका भी कुछ प्लान चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। दे डोंट बिलीव इन डार्विन। आई एम शॉक्ड। हाँ কেন তো এটা বড় মানুষের জিজ্ঞেস করতে, ঠিক না? সো হোয়াট एवर, सब ध्यान से सुनो। सो डार्विन, देयर आर 2 टाइप ऑफ इवोल्यूशन। एक है जिसके बारे में डार्विन ने बात किया था। डार्विन ने बोला था कि स्लो वेरिएशन एक्यूमुलेट होता जाएगा आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर
एक नया स्पीशीज फॉर्म होता है विच कैन बी कॉल्ड ए स्पेसिएशन। लेकिन ह्यूगो डी व्राइस और एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था? ह्यूगो डी व्राइस और एक साइंटिस्ट था, वो एक थ्योरी दिया था, डाईम्यूटेशन थ्योरी। क्या था थ्योरी का नाम? डाईम्यूटेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्राइस म्यूटेशन इज अ लार्ज चेंज। ह्यूगो डी व्राइस का जो म्यूटेशन था वो था लार्ज चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, जो किसी रेडिएशन के कारण हो सकता है, कार्सिनोजेंस के कारण हो सकता है, म्यूटाजेंस के कारण हो सकता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर ऑल्टर हो जाता है, स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाता है, जिससे बहुत बड़ा कुछ चेंज आएगा। समझ में आया ना? सो डार्विनियन म्यूटेशंस आर स्लो म्यूटेशन, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होके एक नया स्पीशीज फॉर्म होगा। और ह्यूगो डी व्राइस जो म्यूटेशन के बारे में बात किया था वो था स्मॉल म्यूटेशन दैट विल गेट एक्यूमुलेटेड ओवर ईयर्स। ये सुनो, सॉरी, ह्यूगो डी व्राइस जो म्यूटेशन के बारे में बोला था वो था लार्ज डायनामिक चेंज, ठीक है ना? जो सपोज हिरोशिमा नागासाकी बम ब्लास्ट ऐसे वाला ह्यूज बड़ा धमाका, ये सुनो, वो था ह्यूगो डी व्राइस का म्यूटेशन। नाउ म्यूटेशन कब पॉसिबल है? जब इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल में कि इट शुड अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ चेंज। अगर चेंज ही नहीं आएगा तो इवोल्यूशन कैसे होगा? ये सुन लो, तो इट इज सेड ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इट वाज फर्स्ट एक्चुअली टोल्ड बाय डार्विन, है ना? सो डार्विन इज लाइक द गॉडफादर ऑफ ऑल ऑफ अस, ही टोल्ड एवरी सिंगल थिंग, है ना? सो डार्विन फर्स्ट टोल्ड दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज आएगा तो जाके सर्वाइवल आएगा, जो अपने आप को चेंज कर नहीं पाएगा उसका सर्वाइवल कैसे आएगा? ये सुन लो, लाइक इफ यू गाइज थिंक टिल नाउ अबाउट लाइक व्हाट यू गाइज वेर इन क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में आके अगर 8, 9, 10 जैसे हरकतें करोगे तो कैसे होगा? दैट मीन्स नेचर विल एलिमिनेट योर सेल्फ। ये सुन, और तो कुछ नहीं होगा, नेचर विल एलिमिनेट योर सेल्फ। एक्चुअली डार्विन ने यही बात किया था। डार्विन का जो थ्योरी था उस थ्योरी का नाम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ये नहीं बोला था अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में डार्विन ने एक चीज़ बोला था, नेचर सिलेक्ट दोज हु इज़ द फिटेस्ट। ये था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी था उसका कंक्लूजन, नेचर सिलेक्ट दोज हु इज़ द फिटेस्ट। नेचर ही तुमको सिलेक्ट करेगा जो फिट होगा। अब तुम फिट कैसे होगे? हाउ विल यू बिकम फिट, है ना? इट डिपेंड्स अपॉन पर्सपेक्टिव, इट डिपेंड अपॉन टाइम, इट डिपेंड अपॉन डिफरेंट सिनेरियोज। लेकिन अब तो तुम्हें फिट बनना पड़ेगा, है ना? यू गाइस आर टोटली अनफिट, तो नेचर ही तुम्हें एलिमिनेट करने वाला है ना? इन वेरी लिटिल टाइम, ठीक ना? और 6 महीना 7 महीना में ही नेचर विल एलिमिनेट योर सेल्फ, ठीक है ना? है ना? थर्ड, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो मेंडेलियन कैरेक्टर में तो एक्सप्रेस करना होगा, नहीं तो कैसे समझेंगे कि क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है ना बात? तो राइट इट डाउन, अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल दिस 4 क्राइटेरियाज। राइट, ये लिखो, ये चारों क्राइटेरिया लिखो, चारों क्राइटेरिया लिखो। अब मेंडेलियन, राइट द 4 क्राइटेरिया, जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल दिस 4 क्राइटेरिया, है ना? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। सेकंड क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए? थोड़ा थोड़ा तो म्यूटेशन होना चाहिए इवोल्यूशन होने के लिए। और फोर्थ फाइनली क्या है होना चाहिए कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। अगर ये चारों क्राइटेरिया है तो ही हम इसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। अगर ये चारों क्राइटेरिया नहीं है तो ये जेनेटिक मटेरियल कैसे होगा? ये सुन लो नाउ, रिटन ना। अब इधर देखो, इफ वन एग्जामिन्स इट्स रिक्वायरमेंट वन बाय वन, ओके, बिकॉज द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी, बोथ द न्यूक्लिक एसिड DNA RNA हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, दोनों डुप्लीकेट कर सकता है। द अदर मोलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। ये सुनो, so DNA and RNA can be called as a genetic material, but can we call protein? No, ये भी आ सकता है नीट में। Why protein can't be called as genetic material? Because protein failed to replicate itself. ये सुनो, प्रोटीन फेल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। प्रोटीन में रेप्लिकेशन का फंडा है ही नहीं, तो 4 था रूल, चारों रूल में फर्स्ट रूल ही तो फुलफिल नहीं कर पाता प्रोटीन। ये सुनो, दैट्स व्हाई प्रोटीन कांट बी कंसीडर्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब इधर देखो, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ not to change with different stages of life cycle, age
और विथ चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सही ना? जैसे कि मान लो एक वायरस कुछ महीने में चेंज होता है, वायरस दवाई देने के बाद म्यूटेशन कर लेता है। इतना डायनामिक होगा तो नहीं होगा ना, इतना डायनामिक कैसे हो सकता है? इसके मतलब इफ़ यू सपोज मान लो एक ह्यूमन में म्यूटेशन होने लगा, ह्यूमन में आरएनए है, म्यूटेशन होने लगा, तो वेन एवर ही वॉज यंग तब एक टाइप है ना, मॉडरेट एज में एक टाइप, एल्डरली एज में एक टाइप, ऐसा क्या हो सकता है क्या? डायनामिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सुन लो। सो अब इधर देखो क्या है नाउ, स्टेबिलिटी as one of the property of genetic material was very evident in Griffith transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the property of the genetic material। हाँ या ना? हीट ने किल किया था बैक्टीरिया, क्या डीएनए डिस्ट्रॉय हुआ था? डीएनए का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ था? नहीं हुआ था, इसलिए तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ था। हाँ या ना? ऑल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ना? प्रीवियस समझ में आ रहा है बात? पूरा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया था क्या? नहीं डिस्ट्रॉय किया था ना, इसलिए तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब कुछ तो स्टेबिलिटी है डीएनए में, कुछ तो स्टेबिलिटी है। अगर ये आरएनए होता तो अब तक म्यूटेट कर चुका होता। ये सुनो, अब ये देखो, this now can easily be explained in light of the DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided. Further, 2' hydroxyl group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable. RNA is also now known to be catalytic, hence reactive. Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. Therefore, among the two nucleic acid, DNA is the better genetic material. ठीक है ना? इसके बाद देखो, in fact the presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to the DNA। ये भी एक assertion reason का क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी एक assertion reason का क्वेश्चन है, ठीक है ना? सो वी ऑल नो अबाउट द नाइट्रोजनस बेसेस। क्या क्या नाइट्रोजनस बेस है डीएनए में? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और डीएनए में यूरासिल, हाँ थाइमिन होता है। डीएनए में क्या होता है? आरएनए में क्या होता है? यूरासिल। अब इधर क्या बोला कि प्रेजेंस ऑफ थाइमिन इन डीएनए ऑल्सो कॉन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी। ये सुनो, प्रेजेंस ऑफ थाइमिन ऑल्सो कॉन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी। ये सुनो, अब देखो, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट ए faster rate. Consequently, virus having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. सही है? RNA can directly code for the synthesis of protein, hence can easily express the character. मतलब सेंट्रल डॉगमा इफ क्या कर रहे हो? मोबाइल है क्या इधर? अच्छा, सब मोबाइल अंदर रखो। इधर मोबाइल नहीं है? हाँ देख रहा हो तो मैं, हैं? मोबाइल अंदर बैग के अंदर रखो मोबाइल। अभी इधर देखो, ये तो हम भी करते थे, तो पता तो है मुझे। तो अब इधर देखो ना, इधर देखो क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। अच्छा ठीक है ना, अभी इधर देखो। हाँ किधर नहीं, कोई दसिल। हाँ, consequently virus having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster। এটা তো কইতেছিলাম না? আর assertion इधर পরেও আরো কিছু বলেছিলাম। RNA, अब इधर देखो, हाँ ये बोल रहा था, RNA can directly code for the synthesis of protein and hence can easily express the character Q। Because if you look at the central dogma, सेंट्रल डॉगमा में पहले क्या बनता है? डीएनए। सेंट्रल डॉगमा पहले क्या बनता है? डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए से क्या बनता है? तो डीएनए में ये तीनों स्टेप होगा, आरएनए में तो डीएनए का सवाल ही नहीं है, डायरेक्ट आरएनए से क्या बन जाएगा? सो इन केस ऑफ आरएनए, अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो प्रोटीन का एक्सप्रेशन इजी है, स्लो होगा या फास्ट होगा? बहुत फास्ट होगा। ये सुनो, इसलिए तो वायरस का जो एक्सप्रेशन होता है, जो डिजीज़ का रेट होता है, वो बहुत फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू द बैक्टीरियाज।
क्योंकि बैक्टीरिया को तो पूरा सेंट्रल डॉगमा करना पड़ेगा एक्सप्रेशन करने के लिए, लेकिन वायरस को तो बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि आरएनए से डायरेक्ट क्या बन जाता है, क्यों, लेकिन डीएनए से क्या डायरेक्ट प्रोटीन बनेगा, स्टेप बाय स्टेप बनेगा। समझ में आ रहा है ना बात। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। ये सुनो, डन ना, ओके बस इतना ही, ठीक है। अब इधर देखो, अब आरएनए वर्ल्ड को भी थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद आएंगे मेन पार्ट में। अब इधर देखो, आरएनए, राइट इट डाउन, गिव द हेडिंग आरएनए वर्ल्ड, ऑल ऑफ यू गिव द हेडिंग आरएनए वर्ल्ड, गिव द हेडिंग आरएनए वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद एक कॉलम बनाएंगे लास्ट में, अभी नहीं। गिव द हेडिंग आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में लिखो, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये सुनो, व्हिच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इट इज आरएनए। ये सुनो, therefore there is now enough evidence to suggest that essential life process such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA। ये वाले लाइन भी ऐड करो, ये वाले लाइन भी ऐड करो। Evidence suggests that essential life process such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA। Essential evidence suggests अच्छा essential enough evidence suggests essential life process, enough evidence suggests essential life process like metabolism, translation, splicing evolved around RNA, ठीक है ना। Now RNA का, RNA was the first genetic material, so पहले RNA तो genetic material was acting in the form of genetic material only, right? But along with genetic material, RNA was also a catalyst। ये सुन, RNA क्या था, कैटलिस्ट था। ये भी important question, write it down। RNA, next right, RNA used to act as genetic material as well as catalyst। Next right, RNA used to act as, RNA used to act as, RNA used to act as genetic material as well as catalyst। Yes or no? RNA used to act as genetic material as well as catalyst। अब देखो क्या लिखा, there are some important biochemical reaction in living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein। However, RNA being a catalyst was reactive and hence unstable, therefore DNA has evolved from RNA। समझ में आया बात। अभी ये लाइन भी ऐड करो, DNA has evolved from RNA। ये लाइन भी क्वेश्चन आ सकता है, whether the statement is true or false। बहुत सारे क्वेश्चन आता है ना, how many of the statement are wrong। इसमें ये क्वेश्चन, DNA has evolved from RNA, DNA has evolved from RNA with chemical modification that makes it more stable। DNA being double stranded and having complementary strand further resist changes by evolving the process of repair। ये आएंगे हम बाद में, अंडरस्टूड ना। तो द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज RNA। RNA लेस स्टेबल, दो काम, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज एक्ट एज कैटलिस्ट। ये सुनो, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज एक्ट एज कैटलिस्ट। समझ में आया ना बात, अंडरस्टूड। इसके बाद we are going to start replication, so all of you give the heading DNA replication, all of you give the heading DNA replication। okay, super first heading दो, बड़ा करके heading दो, DNA replication, ठीक है। now what do you mean by the term DNA replication, है ना, what do you mean by the term DNA replication? now by the term DNA replication it means the process of doubling of DNA। yes or no, duplication, the process of doubling of DNA। दो स्ट्रैंड है तो 4 बनेगा, 4 है तो 8 बनेगा। yes or no, the process of doubling of the strands of DNA is called as duplication of DNA, that is a replication। now पहले थोड़ा NCERT पढ़ लेते हैं।
एनसीईआरटी में हमने ऑलरेडी देखा था, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुआ था वो मेसेल्सन एंड स्टाल का जो मॉडल है, क्या था ये मॉडल? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे हुआ था। ये सुनो ना, अब ध्यान से सुनो, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है एनसीईआरटी में इट वाज रिटन वेरी पुअरली, मतलब इट हैज़ एवरीथिंग, बट इफ़ यू रीड एनसीईआरटी यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, ऐसे करके बनाया है। नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द पॉइंट, इसके बाद एनसीईआरटी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब इधर देखो ना, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन 2 स्टेप। ठीक है, देयर कैन बी 2 प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। वन इज कॉल्ड एज ऑटोकैटालिसिस एंड वन इज कॉल्ड एज हेटेरोकैटालिसिस। क्या नाम है? वन इज ऑटोकैटालिसिस, वन इज हेटेरोकैटालिसिस। ठीक है, नाउ बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट, क्लियर अ लिटिल बिट बेसिक। जो हमारा सेंट्रल डॉगमा था, सेंट्रल डॉगमा वॉज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में होता है सेंट्रल डॉगमा। ये सुनो, कोई एक्सेप्शन है क्या सेंट्रल डॉगमा का? वायरस, कौन सा वायरस? HIV कैसा वायरस है? कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस माने की उल्टा जब माने की सेंट्रल डॉगमा की उल्टा माने की DNA होई तो ना डायरेक्ट RNA থেকে प्रोटीन হয়ে দেব, তো এটা তো এমনি RNA ভাইরাস, তো DNA के लिए হইতো এদিকে না না কি তার। हाँ, तो इधर देखो, तो सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है? सेंट्रल डॉगमा में डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। नाउ डीएनए से आरएनए में जो कन्वर्शन होता है, इस स्टेप का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है इस स्टेप का? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए में जो आरएनए से जो प्रोटीन में कन्वर्शन होता है, इस स्टेप का नाम है ट्रांसलेशन। लेकिन डीएनए से जब एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बनेगा, मतलब डीएनए से जब नया डीएनए बनेगा, इस स्टेप का नाम है रेप्लिकेशन। इस स्टेप का क्या नाम है? रेप्लिकेशन। ठीक है, तो जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन का 2 मॉडल होता है, आइदर इट कैन बी ऑटोकैटालाइसिस और इट कैन बी हेटेरोकैटालाइसिस। ऑटोकैटालाइसिस मीन्स जब डीएनए से और एक डीएनए बनेगा, हेटेरोकैटालिसिस मीन्स जब डीएनए से आरएनए बनेगा। समझ में आया बात? तो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ऑटोकैटालिसिस, ऑटोकैटालिसिस में लेखना, ऑटोकैटालिसिस में डीएनए से और एक डीएनए बनेगा, और हेटेरोकैटालिसिस में डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। क्या बनेगा डीएनए से? आरएनए, है ना? Written up to this much. सो राइट, ऑटोकैटालिसिस में क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है। ये सुनो, डीएनए से नया डीएनए बनेगा। ठीक, जब एक डीएनए से नया डीएनए बनेगा, देन यू कॉल दिस प्रोसेस एज ऑटोकैटालिसिस। और जब डीएनए से आरएनए बनेगा, तब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोकैटालिसिस। ये सुन लो, ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोकैटालिसिस। सही है ना? ना, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, टू कंप्लीट द एंटायर डीएनए रेप्लिकेशन वी रिक्वायर अ सेट ऑफ एंजाइम। क्या बोला मैंने? टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वी रिक्वायर
अ सेट ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम चाहिए, ठीक है. एंड यू हैव टू बाय हार्ट द फंक्शन ऑफ ऑल दिस एंजाइम, क्या क्या काम कौन से एंजाइम करता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, ठीक है. सो नाउ गिव द हेडिंग एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. सो गिव द हेडिंग एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. So to complete, क्या बोला मैंने, to complete the DNA replication we require many enzymes, yes or no? And we are now going to understand all the enzymes that are required for DNA replication. Now before starting the class I told that DNA was present in the form of a helix. इसको हम क्या बोलते थे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ये सुन ऐसे था ना डीएनए का स्ट्रक्चर, द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. अगर इस डीएनए को मुझे रेप्लिकेट करवाना है तो फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, अनकॉइलिंग और अनवाइंडिंग. ये सुनो, फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, अनकॉइलिंग और अनवाइंडिंग. सोचो, यू आर अनवाइंडिंग अ रोप. क्या बोला मैंने, यू आर अनवाइंडिंग अ रोप व्हिच इज वेरी टाइटली टाइड. इफ यू ट्राई टू अनटाई इट, इसके अंदर एक टेंशन होगा जो फिर से कॉयल करने के लिए कोशिश करेगा. ये सुनो, मीन्स आई हैव टू डू डबल थिंग. फर्स्ट आई हैव टू अनटाई, देन आई हैव टू मेक श्योर दैट इट डज नॉट कॉयल बैक, एंड देन आई हैव टू पुट अ क्लैम्प सो दैट इट डज नॉट इवन कम क्लोजर. अगर मैं ये तीनों चीज़ करूँगा तो जाके कम्प्लीटली अनटाई होगा. ये सुनो, इमेजिन अ बिग रोप जो बहुत बार कॉइलिंग है ना, जितना भी तुम कोशिश कर लो अनटाई करने की, ये फिर से आ जाएगा ना ऊपर. ये सुनो, सो इफ़ यू हैव टू कम्प्लीटली अनटाई इट, you have to make sure you untied it, you remove the tension so that it does not coil back, and you put a clamp so that it remains in its own position. Yes or no? If you are done with all this thing, then only it is possible for the DNA to coil, to uncoil, to open up the DNA. हाँ ऐसे ही, अभी एक्सपेरिमेंट मत करो. ठीक है, डन. अब इधर देखो. Now what are the enzymes that are required? First enzyme is helicase. What is the name of the enzyme? Helicase. Yes or no? So helicase क्या करता है? Helicase opens up the DNA helix. Opens up the DNA helix. Yes or no? It opens the double helical structure. It opens the double helical structure of DNA. Yes or no? It opens the double helical structure of DNA. ठीक है ना? क्या करेगा? It opens the double helical structure of DNA. ठीक है ना? यही तो काम है हेलिकेस का. हेलिक्स को, जो हेलिक्स था, हेलिकल स्ट्रक्चर था, उसको ओपन किया. ठीक है, इसके बाद रिटर्न ना. इसके बाद जो सेकेंड एंजाइम ऑफ आवर इम्पोर्टेंस, इट इज़ कॉल्ड एज द टोपोआइसोमेरेज. क्या नाम है? Topoisomerase. Okay, topoisomerase. So the first enzyme of our importance was helicase. इसके बाद है topoisomerase. Topoisomerase क्या करेगा? मैंने अभी बोला था कि अगर मुझे एक रोप को ओपन करना है तो पहले मैं ओपन करूँगा, इसके बाद ये फिर से कॉयल होने के लिए कोशिश करेगा. तो जो टेंशन है जिसके लिए वो कॉयल हो रहा था, उस टेंशन को मुझे रिमूव करना है. तो टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? टोपोआइसोमेरेज रिमूव द टेंशन. समझ में आया ना बात? तो टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? इट रिलीजेस द टेंशन व्हिच कैन सो दैट DNA helix don't coil back. Yes or no? It release
the tension so that DNA helix don't coil back। इसके लिए टोपोआइसोमरेज 3 काम करता है। इसके लिए टोपोआइसोमरेज 3 काम करता है। व्हाट डज द टोपोआइसोमरेज डज, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इन डिटेल्स कैसे करता है। इसके लिए टोपोआइसोमरेज 3 काम करता है। फर्स्ट, ये स्ट्रैंड को काट करेगा, काट करने के बाद रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद सील लगा देगा सो दैट ये रोटेट वापस होकर ना आ जाए। ठीक है, सपोज मान लो ऐसा था, हमने ऐसा किया तो इसका एक टेंडेंसी रहेगा ना फिर से ऐसे आने के लिए, तो हमने क्या किया, इसका ऐसे करके रोटेट किया, इधर सील लगा दिया, तो कैसे आएगा। ठीक है ना। सो टोपोआइसोमरेज काट्स द स्ट्रैंड, रोटेट्स एंड गिव सील। ये सुनो, तो ये क्या करेगा, काट करेगा, रोटेट करेगा, सील लगा देगा, है ना। ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी जैसा, है ना, काट करेगा, रोटेट करेगा, सील। ये सुनो, ठीक है ना। सो इट काट्स, इट रोटेट्स एंड देन इट सील्स सो दैट इट कैंट फर्दर कॉइल बैक बिकॉज ऑफ द टेंशन। ठीक है, इसके बाद हो गया ना ये 2। इसके बाद है हमारा SSBs। क्या नाम है, इसके बाद क्या है हमारा SSB। SSB का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट डज द टर्म SSB मीन। SSB मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। लिखो, देखती वो तो लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। ऐसे कोई विकल्प नहीं है। Kamu sih kan, dia belum boleh. Ini yang mana tuh? ऊपर से नहीं नीचे से देखो। ये फ्लेक्स मशहूर है। वो दिया है, रेजो दे दिया। कितने मिला? तेरे पास है? हाँ ये देखा ना। मेरे को भेजना। आईप्रो में है ना लो। मेरा अभी उस मोबाइल और एक मोबाइल में है। 50 ya. Ini di sana ada 25. Terus mereka itu रुक मेरे को भेज PDF। इतना माइनस मिला वो Wait, mana? Ya, belum di. Next lah. ये हो रहा है
वही फिर मेरे फोन नहीं है तेरा फोन नहीं है मेरा 64 है सुनो मेरे 64 है मेरा नहीं कितना है wow saya kan Written up to this much. हो गया. So what are the different enzymes that are there? The first enzyme is helicases. ये सुनो, हेलिकेज के बाद क्या आया था? हेलिकेज के बाद क्या आया था? टोपोआइसोमरेजेस. इसके बाद क्या था? एसएसबीज. एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. ये सुनो, एसएसबी का बहुत सारा काम है. फर्स्ट काम है सेल साइकिल चेक पॉइंट एक्टिवेशन. सेल साइकिल चेक पॉइंट एक्टिवेशन. क्या बोला ये? सेल साइकिल चेक पॉइंट एक्टिवेशन. अब सेल साइकिल में चेक पॉइंट होता है या नहीं होता है? चेक पॉइंट का काम क्या है? কি চেক করে? কি সব? রেপ্লিকেশন ঠিক আছে নি? আর কি চেক করে বলো? সেল সাইকেল বল, এই সোমিয়া বল, চেক পয়েন্টের মধ্যে কি কি হয়? নিউট্রিশন হচ্ছে নি দেখার জন্য। আর কি দেখে? এটা তুমি বললাম তো আমি। একটা বললে কিভাবে হবে? আর দুটো বলি। এটাই একটাই, দুইটা মিলে একটা. क्या देखते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस ठीक ठाक हुआ या नहीं, है ना? इसके बाद और क्या देखता है कि डीएनए सिंथेसिस ठीक ठाक हुआ या नहीं हुआ. तो इधर सेल साइकिल चेक पॉइंट एक्टिवेशन में इट चेक्स वेदर डीएनए हैज़ बीन रेप्लिकेटेड और नॉट. ठीक है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो इसको वापस भेजेगा, सेल को G1 फेज में वापस भेजेगा, सो दैट डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए और होने के बाद ये चेक पॉइंट क्रॉस होकर नेक्स्ट वाले स्टेज में जाएगा. समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या बोला फिर से बोल, समझ में आया नहीं आया? सो सेल साइकिल में क्या क्या होता है? G1 होता है, S होता है, G2 होता है, इसके बाद M होता है. चेक पॉइंट क्या इंश्योर करता है कि सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हुआ या नहीं हुआ, डीएनए सिंथेसिस ठीक से हुआ या नहीं हुआ. अगर हुआ तो ये क्रॉस करेगा, मतलब G1 फेज से S में जाएगा, S से G2 में जाएगा. अगर डीएनए सिंथेसिस ठीक से नहीं हुआ तो ये क्रॉस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा. इसको वापस भेजेगा पहले वाले फेज में, क्लियर करेगा, फिर जाके आएगा. तो इसका काम कौन करता है? एसएसबी. एसएसबी क्या करता है? इट एक्टिवेट्स, है ना, सेल, इट एक्टिवेट्स सेल साइकिल चेक पॉइंट. ये सुनो, ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स एसएस डीएनएस. एसएस डीएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनएस फ्रॉम डिस्ट्रक्शन. So first is it is a cell cycle checkpoint activator. It is a cell cycle checkpoint activator. Second क्या है? It protects the single stranded DNA from destruction. है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ना न्यूक्लिएजेज होता है जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है. इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया ना, 2 स्ट्रैंड था, ओपन हो गया तो सिंगल हो गया. सिंगल स्ट्रैंड को तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर देगा. प्रोटेक्ट कौन करेगा? एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. इसके बाद है लाइगेज. इसके बाद क्या है? लाइगेज. लाइगेजের কাজ কি? ये तो सबको पता है, अटैचमेंट. लाइगेज की करे अटैचमेंट, फेविकॉल. ये सुनो, सो लाइगेज का काम क्या है? अटैचमेंट. ये सुनो, सो लाइगेज क्या करेगा? लाइगेज विल हेल्प इन
अटैचमेंट। ये सुनो, लाइगेज विल हेल्प इन अटैचमेंट, हाँ या ना। लाइगेज क्या करेगा, लाइगेज अटैच करेगा। ये सुनो, लाइगेज हेल्प इन अटैचमेंट। इसके बाद आया हमारा प्राइमरी एंजाइम। प्राइमरी एंजाइम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमरी एंजाइम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, व्हाट इज द मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, इट इज डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है एंजाइम का, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज बहुत टाइप का होता है, 1 2 3, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डीएनए पॉलीमरेज 1। फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डीएनए पॉलीमरेज 1। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है। डीएनए पॉलीमरेज का काम है रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग द गैप। क्या बोला, रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग द गैप। मतलब क्या, मतलब तो समझोगे, पहले एंजाइम देखते हो। इधर देखो, इधर देखो, आ रहे शॉप को इधर सीधे देख। ऐसे था ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओपन हुआ है ना। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन, अब देखो ऐसा ऐसे होगा ना, ये सुन लो, हाँ या ना। और तो यू कैन लुक एट इट लाइक दिस ओनली, है ना, ऐसे करके होता है ना। इसका नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर का नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क जैसा लग रहा है ना, इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। अब इधर देखो, इधर तो ओपन हो गया दोनों स्ट्रैंड, लेकिन इधर अभी तक ओपन नहीं हुआ, ठीक है। इधर तो ओपन हो गया दोनों स्ट्रैंड। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग द गैप। अब प्राइमर क्या है, जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनो मेरे बात, अभी भी रेप्लिकेशन में आया ही नहीं, हम तो अभी एंजाइम बात कर रहे हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट आई एम टेलिंग, जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो प्राइमर ऐड होता है। क्या ऐड होता है, प्राइमर, ठीक है। सपोज इस इधर से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो प्राइमर कहाँ ऐड होगा, इधर प्राइमर ऐड होगा। तो प्राइमर क्या है, प्राइमर इज अ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। प्राइमर इज नथिंग बट आरएनए न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर इज नथिंग बट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए का एक्सटेंशन, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। सो प्राइमर इज नथिंग बट शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड। इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए नाम है इस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए का एक शॉर्ट एक्सटेंशन है। अब इस आरएनए का शॉर्ट एक्सटेंशन को छोड़ के नया डीएनए बन नहीं सकता। सो अगर प्राइमर इधर ऐड हुआ तो इधर नया डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होगा। अगर आरएनए प्राइमर इधर ऐड हुआ तो इधर से नया डीएनए स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में मूव होगा। सो व्हाट इज प्राइमर, प्राइमर इज द शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर इज अ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला, प्राइमर क्या है, प्राइमर इज अ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया ना क्या बोला, प्राइमर क्या है, प्राइमर इज अ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरे बात। प्राइमर को तो हमने ऐड कर दिया, प्राइमर को तो हमने ऐड कर दिया, और प्राइमर के साथ डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ऐड होने लगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐड हुआ। ऐड किसने किया, लाइगेज ने किया, अटैचमेंट किया। लेकिन जब पूरा डीएनए फॉर्म हो जाएगा, इधर तो ये तो डीएनए नहीं है, ये भी तो डीएनए नहीं है, ये है क्या डीएनए। तो जब ये बन जाएगा तो ये क्या करेगा, ये तो डीएनए नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, और इसके बाद इसका जो लेंथ था उसी लेंथ में बाकी डीएनए न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। सो रिमूवल ऑफ द प्राइमर एंड फिलिंग द गैप, ये कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 विल डू दैट, डीएनए पॉलीमरेज 1। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 विल रिमूव द प्राइमर and will fill the gap. Yes, and it will remove the primer and it will fill the gap. समझ में आया ना बात, understood, right? ठीक है। Now primary is nothing but, अच्छा primary आपको क्या बड़ा है, ठीक है, understood up to this much. Now come to next part. Now sixth enzyme is called primase. क्या नाम है, प्राइमेज। प्रिवेश सो रहे हो क्या, अच्छा। सिक्स्थ एंजाइम क्या है, प्राइमेज।
प्राइमेज क्या है? प्राइमेज इज द एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइमर सिंथेसिस। प्राइमेज क्या है? प्राइमेज इज द एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइमर सिंथेसिस। प्राइमर को भी तो बनाना है, तो प्राइमर को कौन बनाएगा? प्राइमर क्या है? शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। प्राइमर क्या है? शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। प्राइमर इज नथिंग बट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये सुन लो, प्राइमर इज नथिंग बट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हाँ या ना? प्राइमर क्या है? प्राइमर इज नथिंग बट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। स्टार मार्क क्वेश्चन, ये डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, प्राइमर इज आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि प्राइमर आरएनए का स्ट्रैंड है। लेकिन ये आरएनए इंडिपेंडेंटली बनेगा क्या? नहीं, ये तो डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है ना, क्योंकि डीएनए में बन रहा है। सो इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझ में आया? प्राइमर इज अ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इट इज नथिंग बट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये सुनो, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एंजाइम, रिटन अप टू दिस मच। इसके बाद है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। क्या नाम है एंजाइम का? डीएनए पॉलीमरेज 3, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 3 कैन बी प्रेजेंट इन 3 सब यूनिट। डीएनए पॉलीमरेज 3 का कितना सब यूनिट है? 3 सब यूनिट है। क्या क्या है? अल्फा सब यूनिट, एप्सिलॉन सब यूनिट एंड बीटा 2 सब यूनिट। हाँ नहीं तो एप्सिलॉन, ठीक ना? ठीक है ना? सो डीएनए पॉलीमरेज 3 का 3 सब यूनिट है। डीएनए पॉलीमरेज 3 का 3 सब यूनिट है। क्या क्या है? व्हाट आर द 3 सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3? अल्फा सब यूनिट, एप्सिलॉन सब यूनिट एंड बीटा 2 सब यूनिट। ये सुनो, क्या क्या है? अल्फा सब यूनिट, एप्सिलॉन सब यूनिट एंड बीटा 2 सब यूनिट। अब अल्फा सब यूनिट इज कैटालाइटिक। अल्फा सब यूनिट इज catalytic. Catalytic means it helps in catalysis, it helps in increasing the rate of the reaction, it will help in increasing in the faster formation of new DNA. So replication का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का पेस, इस प्रोसेस का रेट को इंक्रीज करेगा। ये सुन लो, सो अल्फा सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 इज कैटालाइटिक। कॉमा देके लिखो, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। It increases the rate of the process of DNA replication. Yes or no? It increases the rate of the process of DNA replication. अब अल्फा सब यूनिट के बाद जो नेक्स्ट सब यूनिट है वो क्या है? एप्सिलॉन सब यूनिट। वो क्या है? एप्सिलॉन सब यूनिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। It is the most important one because epsilon subunit helps in proofreading. Epsilon subunit accepts proofreading. क्या काम है? Proofreading. Now proofreading क्यों important है? अगर कोई गलत डीएनए स्ट्रैंड बना, अगर कोई गलत नाइट्रोजनस बेस बना, जैसे कि मान लो पॉइंट म्यूटेशन है ना, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? एक नाइट्रोजनस बेस का चेंज होता है GAG से GUG। GAG कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, GUG कोड्स फॉर वेलिन। ये सुन लो, ये किसका एग्जाम्पल है? कौन से डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है? कौन से डिसऑर्डर? सिकल सेल एनीमिया। मतलब क्या है? तो क्या होता है? तो GAG से किस में कन्वर्ट होगा? GUG में कन्वर्ट होगा। एक नाइट्रोजनस बेस का चेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया। दिस इज पॉइंट म्यूटेशन। तो अगर प्रूफ रीडिंग हो जाएगा अच्छे से, अगर प्रूफ रीडिंग होगा तो गलत नाइट्रोजनस बेस अगर फॉर्म हुआ तो उसको रिप्लेस करके सही नाइट्रोजनस बेस बैठा दिया जाएगा। सो प्रूफ रीडिंग इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूकैरियोटिक सेल एंड
Why DNA is the preferred genetic material na, because it has this unit which can do this sort of adjustment. So epsilon subunit helps in proofreading, and then we have the beta 2 subunit that acts as sliding clamp. A beta 2 subunit का function we are going to understand in the next class. Sliding clamp, CLAMP, sliding clamp. हाँ बोल वो next class है आज बेटा. So beta 2 subunit का क्या function? It acts as sliding clamp. So alpha subunit catalysis increases the rate of chemical reaction. Epsilon subunit proofreading. अगर कुछ गलत nitrogenous base, if anything bad occurs, it will automatically replace the bad with the good. Yes or no? So proofreading is an important characteristic feature in the DNA synthesis. That's why DNA is the better genetic material, na? And then we have the beta 2 subunit. And lastly, हाँ बोलो. प्रोकैरियोट में होता है. यूकैरियोट में ज़्यादा प्रूफ रीडिंग का कैपेबिलिटी आएगा. ये जब हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो आएगा. अभी आएगा, अभी आज ही आएगा. बोल रहा हूँ प्रोकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में क्या होता है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंजाइम है वो क्या है? फॉस्फोराइलेज. एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोराइलेज. क्या नाम है? फॉस्फोराइलेज. ना ध्यान से सुनो, ये फॉस्फोराइलेज क्या करेगा? फॉस्फोराइलेज विल हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करेगा. क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करेगा. अब सुषमा बोलो, न्यूक्लियोटाइड क्या है? बोलो. ডিএনএর মধ্যে থাকে. বাহ কি আনসার. এ বল দৃষ্টি বলো নিউক্লিওটাইড কি হয়েছে? বুঝি না. কেন বুঝছস না? বুঝি না আমি. কেন শুনছস না? बांग्ला में बोलो. হ্যাঁ বাংলা. हाँ बोलो, फिर से बोलो. ফসফেট গ্রুপ বুঝি, নাইট্রোজেন বেস. তার কি হয়েছে? मौसम मानছি না. শোন আবার. ওয়ান্স মোর. नाइट्रोजन बेस पेंटोसुगर फॉस्फेट নাইট্রোজেন বেস, পেন্টোসুগার, ফসফেট গ্রুপ. নাইট্রোজেনাস বেস কি কি আছে? ইয়া থাইমিন. থাইমিন এই দাদা দাও পিউরিন. আর এডিনিন. পিউরিন আর এডিনিন. না না এটা হলো কি জানি? এদিকে পিউরিন. हाँ मोनो इज अ न्यूक्लियोटाइड. क्या था? सो फॉस्फोराइलेज क्या करेगा? इट विल हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. क्या करेगा? इट विल हेल्प इट विल हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है ना. अब एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसे होगा हम देखेंगे. इसके बाद है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी क्या करेगा? प्रूफ रीडिंग. सो प्रूफ रीडिंग के लिए दो एंजाइम है. व्हाट आर द टू एंजाइम दैट आर देयर फॉर प्रूफ रीडिंग? केमने बोलिए आंसर था. So what are the two enzymes for proofreading? One is the epsilon subunit और second क्या है? Nucleases. Yes or no? So nucleases and the epsilon subunit, these two क्या काम है उनका? Proofreading. सही है. डन ना. फिर एक बार देख लो क्या क्या है. We have the helicases, topoisomerase, single-stranded binding protein, ligase, DNA polymerase 1, primase, DNA polymerase 3, phosphorylase, and finally nuclease. Which are the two enzymes that are there for proofreading? Epsilon are yeah, nuclease. Epsilon and nucleases. Now give the heading process of DNA replication. Give the heading process of DNA replication. Super first heading though. Process of DNA replication. Okay. प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अभी तक हमने क्या देखा? सिर्फ एंजाइम देखा. व्हाट आर द डिफरेंट एंजाइम दैट आर एक्टिवेटेड, व्हाट आर द डिफरेंट एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस टू बी डन. अब हम देखेंगे स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप क्या है?
एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये सुनो, फर्स्ट स्टेप क्या है? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कौन एंजाइम करे? बोलो प्रिवेश, बोलो। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कौन से एंजाइम करता है? फोस्फोलाइलेज। अच्छा, कौन से एंजाइम करता है? फोस्फोराइलेज। ये सुनो, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज डन बाय फोस्फोराइलेज। अब देखो, मेरे बॉडी में हमेशा रेडीमेड में मोनोफॉस्फेट बना हुआ होता है। ये सुनो, ऑलवेज क्या फॉर्म होता है? मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, गुआनिल मोनोफॉस्फेट, तो हमेशा क्या फॉर्म होगा? मोनोफॉस्फेट के फॉर्म प्रेजेंट होगा। ये सुन लो। अब फोस्फोराइलेज काम करेगा, कौन से एंजाइम का करेगा? फोस्फोराइलेज। तो फोस्फोराइलेज क्या करेगा? फोस्फोराइलेशन करेगा। ये सुनो, फोस्फोराइलेज का काम क्या होगा? समझ में आ रहा है ना बात? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, फोस्फोराइलेज काम कर रहा है। फोस्फोराइलेज क्या करेगा? फोस्फोराइलेशन। क्या करेगा? फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन माने कि एडिशन ऑफ फोस्फेट। क्या काम? एडिशन ऑफ फोस्फेट। तो क्या प्रेजेंट है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये किस में कन्वर्ट होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सुन लो, क्या था? थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। ये सुन लो, समझ में आया ना बात? देन गुआनिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सब मोनोफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। जब मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया बात? तब हम इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। ये सुनो, क्या बोलेंगे हम इसको? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? तो द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डन? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? So adenosine monophosphate with phosphorylase, adenosine triphosphate, then thymine 2-TTP, CMP2, CTP, GMP2, GTP। जब ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तब जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड क्या बन जाएगा? एक्टिवेटेड। क्या बन जाएगा? एक्टिवेटेड। डन? कोई डाउट है क्या? कोई कॉन्फ्यूजन है? हाँ, एडिनोसिन है ना, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है ना? तो गुआनिन नहीं बोलते, गुआनोसिन, साइटोसिन, ये सुन, थाइमिडिन। ठीक है? डन ना? अंडरस्टूड? कोई कन्फ्यूजन है क्या? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप भी हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना भी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? सो अब थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखो, इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट। द मेन एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज। ये सुनो, डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, सिंस इट यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotide in a very short time. ठीक है ना? E. coli that has only 4.6 into 10 to the power 6 base pair, कितना टाइम लगता है? देखो कितना न्यूक्लियोटाइड है? 4.6 into 10 to the power 6 compared to with human whose diploid content is 6.6 into 10 to the power 9. Completes the process of replication within 18 minutes, नियरली 20 मिनट। जो हमने दिया था ना 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद दिया था ना, तो कितने? विदिन 18 मिनट। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पोलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ये सुन लो। अब एक बॉक्स बनाओ, ये जहाँ पे लिखा है ना इसको छोड़ के साइड में एक बॉक्स बनाओ। ठीक है? साइड में एक बॉक्स बनाओ। इस बॉक्स में एनसीईआरटी का पार्ट लिखो, जो जो एनसीईआरटी में लिखो। राइट? ई कोलाई। हाँ ना ना, आरेटा नहीं, এটা बॉक्स बना एमन होगा। ठीक है? समझ में आया बात? क्या बोला? एक बॉक्स बनाओ। ठीक है? अलग करके बॉक्स बनाओ, जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप के बाद ये नहीं दिखना चाहिए। समझ में आया ना? अलग करके बॉक्स बनाओ। ई कोलाई कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट। ये सुनो, E. coli completes the process of replication within 18 minutes. Next point,
एवरेज रेट ऑफ पोलीमराइजेशन इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. एवरेज रेट ऑफ पोलीमराइजेशन, एवरेज रेट ऑफ पोलीमराइजेशन इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. ये सुनो, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. अब इधर देखो, नॉट ओनली डू दिस पोलीमराइजेस हैव टू बी वेरी फास्ट, बट दे ऑल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू. फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. थर्ड पॉइंट लिखो, रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. थर्ड पॉइंट, एक्सपेंसिव मतलब एनर्जी ज़्यादा लगता है ना. थर्ड पॉइंट लिखो, रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. ठीक है. अब इधर देखो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, टाइड नहीं बोला, साइड बोला, मतलब फॉस्फेट नहीं है. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स. ठीक है. अब इधर देखो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मतलब टाइड तो अभी तक नहीं है, मोनोफॉस्फेट होना था, लेकिन क्या मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड है? एक्टिवेटेड क्या है? ट्राइफॉस्फेट. एक्टिवेटेड क्या है? कौन एक्टिवेट करेगा? फॉस्फोराइलेज. तो देखो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. समझ में आना बात? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व्स डुअल पर्पस. In addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization. The two terminal phosphate in a deoxyribonucleoside triphosphate are high energy phosphate, same as in case of ATP. ठीक है. ये लिखो, लिखो deoxyribonucleoside phosphate serves, deoxyribonucleoside triphosphate serves, नंबर 1 लिखो substrate, नंबर 1 लिखो substrate. ओके, नंबर 1 लिखो सबस्ट्रेट. ओके, नंबर 2, नंबर 2 प्रोवाइड एनर्जी फॉर पोलीमराइजेशन. नंबर 2 प्रोवाइड एनर्जी फॉर पोलीमराइजेशन. समझ में है ना बात? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. नंबर 1 एक्सेस सर्व्स एज सबस्ट्रेट. नंबर 2 प्रोवाइड एनर्जी फॉर पोलीमराइजेशन. ठीक है. अंडरस्टूड? कोई डाउट है? ठीक है ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. इन एडिशन टू DNA dependent DNA polymerases, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. For long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, the replication occur within a small opening. अच्छा, ये बाद में देखेंगे. ठीक है. ठीक है. अप टू दिस मच अंडरस्टूड ना? ओके, बस अप टू दिस मच. इसके बाद हम बाद में देखेंगे. ऑल ऑफ यू रिटन अंडरस्टूड अप टू दिस मच? ठीक है. हाँ बोल. हाँ सर. ठीक है. अब इधर देखो, सबने फर्स्ट स्टेप क्या देखा था? फर्स्ट स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होता है, वो किस फॉर्म में बन जाता है? ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में. है या ना? और ये बनने में एक एंजाइम चाहिए. वो एंजाइम कौन है? फॉस्फोराइलेज. व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? फॉस्फोराइलेज. सो AMP ATP TMP TTP CMP CTP GMP GTP. सेकेंड इज ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स. सेकेंड स्टेप क्या है? ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स. ये सुनो, सेकेंड स्टेप क्या है? ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स. तो DNA हमेशा कॉइल में होता है. ये सुनो, और ये कॉइल ओपन होगा, और ये कॉइल ओपन होने के लिए एक एंजाइम चाहिए. एंजाइम का नाम क्या है? हेलिकेज. एंजाइम का नाम क्या है? हेलिकेज. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. इस ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स में 3 स्टेप है. ओके, ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स में देयर आर 3 स्टेप्स दैट आर देयर. फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्निशन ऑफ ओरी साइट. फर्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ ORI साइट. क्या नाम है? रिकॉग्निशन ऑफ ORI साइट. नाउ व्हाट इज दिस ORI साइट? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ORI साइट क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन.
ये ORI साइट वही साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या बोला? ORI साइट इज दैट साइट फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। समझ में आया? ORI साइट इज दैट साइट फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ठीक है, अब इतना बड़ा DNA है, स्पेसिफिक ORI साइट तो होना चाहिए जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द ORI साइट। ये सुनो, सो फर्स्ट काम है रिकॉग्निशन ऑफ ORI साइट। सेकेंड काम किसका है? हेलिकेजेस। हेलिकेज क्या करेगा? अनवाइंडिंग ऑफ DNA। ये सुन, हेलिकेज क्या करेगा? अनवाइंडिंग ऑफ DNA। ये सुनो, हेलिकेज क्या करेगा? अनवाइंडिंग ऑफ DNA। थर्ड किसका काम है? टोपोआइसोमरेज और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? रिमूव द टेंशन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? चेक पॉइंट देखेगा, रेप्लिकेशन ठीक ठाक हुआ या नहीं हुआ देखेगा, न्यूक्लियसेस से सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को बचाएगा। ये सुनो, सो ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज एडिशन, न्यूक्लियोटाइड के एडिशन। सेकेंड स्टेप इज ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स, रिकॉग्निशन ऑफ ORI साइट, हेलिकेज, इसके बाद टोपोआइसोमरेज एंड SSBs। ये सुनो, अब इधर देखो। नाउ सपोज मान लो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ठीक है, हेलिकल DNA है। अब हेलिकल DNA को एक बार में तुम पूरा ओपन नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? इन वन टर्न यू कैनॉट ओपन अप द एंटायर DNA बिकॉज इट इज़ अ हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। ठीक है, इन वन टर्न यू कैनॉट ओपन अप द एंटायर DNA एज इट इज़ हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो इसमें छोटा सा स्टेप ही ओपन होता है ना। नाउ वेन एवर द फर्स्ट स्टेप्स ओपन है, सपोज मान लो इधर ये वाला ऐसा था, ओपन होके ऐसा हो गया, लेकिन अभी तो ये वाला ऐसा है, तो इट लुक्स लाइक अ फॉक एंड दिस स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉक। क्या नाम है इसका? रेप्लिकेशन फॉक। सो दिस स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग हियर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉक। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही ओपन हुआ है, लेकिन अभी भी ये ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्टिल अटैच्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी had not been broken down, so only a segment of DNA has opened up and the remaining portion remains as it was before. So this structure that you are seeing here, this structure is called replication fork. Replication fork is only formed in a helical structure of DNA. क्या एक सर्कुलर DNA में रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होगा? नहीं। अगर एक सर्कुलर DNA, सपोज मान लो एक सर्कुलर DNA है, सर्कुलर DNA में ये पूरा है, लेकिन जहाँ पे ओपन अप होगा वो इट विल स्वेल अप लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस, लेकिन रेप्लिकेशन फॉर्क जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। समझ में आया ना बात? सो इन सर्कुलर DNA में इट विल लुक लाइक दिस, है ना। सर्कुलर DNA में इट विल लुक लाइक दिस। यस और नो? So this is about the first part of DNA replication. Sushma, off code. So this is about the first part of DNA replication.